बॉडी पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है, वो तुरंत विद इन 2 to 5 मिनट वो कोमा में जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। एनसीईआरटी में कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर है उसमें ना 2 कंपाउंड ऐसा है जिसका गुणधर्म पढ़ने के लिए बोला उसने कि एक तो एथेनॉल है और दूसरा है इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड और एथेनॉल, इन दोनों का गुणधर्म पढ़ने के लिए बोला है। अब एनसीईआरटी बोला है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना, एनसीईआरटी ही तो सब कुछ है, सब कुछ है। चलो ठीक है, स्टार्ट करो जरा। इथेनॉल के बारे में कुछ कुछ खास बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है और मैं सारी बातें एनसीईआरटी की ही कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की जितनी बातें दी हुई वही बहुत ज़्यादा है क्लास 10 के लेवल के हिसाब से, तो उतना आप याद कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, सुनो जरा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है यहाँ से कि इथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कक्ष मतलब रूम टेम्परेचर, आप जिस रूम में रहते हो ना उस रूम का टेम्परेचर जनरली कितना रहता है, 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप देखोगे इथेनॉल को तो वो द्रव अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में मिलेगा। ठीक है, पानी की तरह लिक्विड रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये, इथेनॉल किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। कितना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, कक्ष के ताप पर बोलते हैं उसको, रूम टेम्परेचर। ठीक है, सामान्यतः इथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल हालांकि मैंने बताया था आपको कि OH ग्रुप को कहा जाता है अल्कोहल, जहाँ भी आप OH ग्रुप देखोगे उसको क्या कहा जाएगा, अल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है, इथेनॉल का पहले मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। देखो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है और 2 कार्बन, इसलिए इथ नाम लिखने मैंने पहले सिखाया है आपको। तो अल्कोहल तो OH ग्रुप है। ठीक है, लेकिन जनरली नॉर्मल भाषा में अल्कोहल ना इथेनॉल को ही समझा जाता है। ठीक है, इथेनॉल क्योंकि जितना भी शराब वगैरह होता है अल्कोहल ही होता है जनरली, वो तो शराब वगैरह होता है तो उसमें इथेनॉल का ही कंटेंट रहता है, इथेनॉल ही रहता है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि सामान्यतः इथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों, पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, पेय मतलब पीने वाला पदार्थ का महत्वपूर्ण अवयव होता है। अवयव मतलब उसका भाग, हिस्सा, पार्ट। ठीक है, तो जितना भी अल्कोहलिक मटेरियल है, जितना भी हम यूँ कह सकते हैं जितना भी शराब है ना, सब में मुख्यतः अल्कोहल का जो मेन पार्ट रहता है वो रहता है इथेनॉल। इथेनॉल रहता ही रहता है सब में। ठीक है, चलो, इथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है। विलायक मतलब जैसे पानी विलायक है, पानी में अगर आप नमक घोलोगे तो पानी नमक को आराम से घोल देता है, उसी तरह इथेनॉल भी कोई चीज़, इथेनॉल में कुछ मिलाओगे ना वो आराम से घोल देगा। तो जो जितना अच्छा से घोल पाएगा उसको उतना अच्छा विलायक बोलेंगे, नालायक नहीं, विलायक। ठीक है, इथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में करते हैं। टिंचर आयोडीन क्या होता है, टिंचर आयोडीन मेडिकल वगैरह दवाई में मिल जाती है, ये राशन की दुकान में भी मिल जाती है कई बार। तो एक सिंपल दवाई है जो एंटीसेप्टिक, कोई अगर किसी को घाव वगैरह हो गया तो उसमें लगाने के लिए करते हैं ना, तो टिंचर आयोडीन में इस्तेमाल करते हैं किसका भाई, इथेनॉल का। या कफ सिरप, खांसी वाला सिरप में देखो, आप खांसी वाला सिरप पीते हो तो उसमें नशा आ जाता है, थोड़ा नींद आती है कि नहीं आती है, नींद आती है। इसलिए आती है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, अल्कोहल पाया जाता है, और अल्कोहल में कौन, इथेनॉल। टॉनिक वगैरह वगैरह में मिलाया जाता है। खांसी होने लग गई है, सबको ही होने लग जाएगी भी। ठीक है, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखा करो। इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। इथेनॉल को ना कोई भी अनुपात में जल में मिलाओ आराम से मिल जाता है, अच्छा विलायक है वैसे ये तो। तनु इथेनॉल की, तनु मतलब पतला, गहरा और पतला समझते हो। गहरा को हम लोग बोलते हैं सांद्रता वाला, सांद्र, और तनु मतलब पतला। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो मिठाई रसगुल्ला आता है, रसगुल्ला में जो रसगुल्ला की चाशनी होती है वो सांद्र है कि तनु है, सांद्र है, वो सांद्रता है उसकी ज़्यादा है ना, और तनु मतलब जो पतला सा होगा। तनु इथेनॉल, या मैंने अम्ल लिख लिया था गलती से, तनु इथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। तनु अम्ल का थोड़ा सा मात्रा लोगे तो क्या आ जाएगा, नशा आ जाएगा। शुद्ध इथेनॉल शुद्ध इथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। प्योर अल्कोहल, कोई अगर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है, हालांकि बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है इस पर, बॉडी इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पर बहुत बुरा पड़ता है, आज नहीं तो कल उसको दिख ही जाएगा जो भी पीता है ना। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बाई चांस अगर शुद्ध अल्कोहल ले लेता है, शुद्ध इथेनॉल ले लेता है, तो उसकी बॉडी पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। वो तुरंत विद इन 2 to 5 मिनट वो कोमा में जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। तो शुद्ध इथेनॉल का बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है बॉडी में। ठीक है, अब इथेनॉल का 2 अभिक्रिया एनसीईआरटी ने दिया है कि 2 अभिक्रिया भी साथ में पढ़ लो, इतनी जब बातें कर रहे हो इथेनॉल का तो 2 अभिक्रिया भी आप लोग याद कर लेना। तो 2 अभिक्रिया में पहला दिया है सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो इथेनॉल का फॉर्मूला भी अब मैंने आपको दिखाया था, C2H5OH। ये सोडियम के साथ जब मुलाकात करता है तो इसकी अभिक्रिया कैसी होती है देखो जरा। यहाँ मैंने इथेनॉल लिख दिया, जब सोडियम से मिलाया तो यहाँ का जो H है, H वो हट जाता है, H ग्रुप हट जाता है और यहाँ के सोडियम जुड़ जाता है। तो देखो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, ये इथॉक्साइड आयन हो जाता है। यहाँ पोटेशियम रहता है तो पोटेशियम इथॉक्साइड बोलते हैं, सोडियम इसलिए सोडियम इथॉक्साइड यानी CH3CH2O यानी C2H5O इथॉक्साइड आयन कहलाता है। ठीक है, तो सोडियम इथॉक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकलती है, सबसे इंपॉर्टेंट
क्या कौन गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। यानी अगर आप एथेनॉल को या अल्कोहल को कह सकते हो, या एथेनॉल को अल्कोहल को, बात बराबर कह रहा है एनसीईआरटी तो, है ना। हालांकि अल्कोहल और एथेनॉल में डिफरेंस है। अल्कोहल जो जनरल ग्रुप है, ठीक है, इथेनॉल स्पेशल एक कंपाउंड हो गया अल्कोहल ग्रुप का। सुनो ध्यान से, सोडियम के साथ अभिक्रिया जब कराओगे आप एथेनॉल को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? चिल्ला के बोलो, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना है। सोडियम का अभिक्रिया कराओगे आप किसके साथ? इथेनॉल के साथ। क्या कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। मैं बार बार बोल करके मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ, है ना। चलो एक सेकेंड रिएक्शन बच गया, वो भी फटाफट से देख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन करा रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अब आपको याद हो गया होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की अभिक्रिया। तो जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल ये देखो संतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने लिख लिया। इथेनॉल को जब आप सांद्र H2SO4, सांद्र मतलब गहरा, सांद्र H2SO4 और टेम्परेचर कितना 443 केल्विन, एनसीईआरटी दिया हुआ है, 443 केल्विन में दोगे तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। ये H2O निकाला कौन? तो यही निकाला सांद्र H2SO4। किसी भी अभिक्रिया में H2 अगर निकलता है तो उस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। निर्जलीकरण, देखो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर निर्जलीकरण है, और जो H2SO को निकाला, निर्जलीकरण किया, उसको निर्जलीक कारक कहते हैं, निर्जलीक कारक, ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल पॉइंट। देखो अभिक्रिया होती कैसे है, यहाँ देखो जरा, यहाँ पे आपका है इथेनॉल, 2 कार्बन है और OH लगा हुआ इथेनॉल। जैसे ही यहाँ पर इथेनॉल है तो इथेनॉल को OH हाइड्रोजन को भगाना चाहता है। ये हाइड्रोजन भाई मेरे साथ चलोगे क्या? तो मना कर दिया, नहीं। फिर ये बड़ा मायूस बैठा रहता है OH के, अरे जा ही नहीं रहा है। तो इसका मन था कि इसके साथ मिलकर के हम पानी बना लेते, H2O हो जाते। तो यहाँ पर आ जाता है कौन? कंसनट्रेटेड H2SO4। जैसे ही ये आया, अभी इसको रिक्वेस्ट नहीं करता, सीधे कहता है चलो यहाँ से जल्दी चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाप आया हुआ है। बाप कौन है? H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4। क्योंकि ये कैसा काम करता है? निर्जलीकारक, यानी पानी हटाने का काम है इसका। जैसे देखा कि यहाँ पानी हटने का चांस है, दोनों को हटा देता है, तोड़ देता है और कहता है जाके तुम लोग पानी बना लो। अब देखो ये बॉन्ड आधा बन गया, यहाँ भी आधा बन गया। तो अब ये कार्बन, एक हाइड्रोजन घूम रहा है, कार्बन यहाँ भी एक हाइड्रोजन घूम रहा है। तो देखो कार्बन के पास कितना बॉन्ड? 1 2 3, इधर 1 2 3। कार्बन भी नाराज बैठा हुआ है कि 4 बॉन्ड तो बनना चाहिए था। देखा कि अरे भाई मेरे पास ना आधा बॉन्ड है, बोला हाँ मेरे पास भी आधा है, तो दोनों एक बना लेता है, पूरा का पूरा बना लेता है। तो देखो ये कंपाउंड बन गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इथीन बनाता है, ठीक है, इथीन देखो यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना था। इतनी ही बात पढ़ लो, एनसीईआरटी में इतनी बात लिखी हुई जितने मैंने बताया। वीडियो अगर आपको समझ में कम आया होगा तो थोड़ा वापस देख सकते हो, स्लो करके देख सकते हो। समझने वाला पॉइंट था, थोड़ा सा कंपेरेटिवली टफ पॉइंट है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बच रहा है एथेनोइक अम्ल पढ़ लेंगे हम लोग कल, उसके बाद साबुन और अपमार्जक पढ़ के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके।